जय हिंद स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, ये निर्देशांक ज्यामिति ज्योमेट्री अपन क्या जानते हैं? पॉइंट, लाइन, ट्राइंगल, अपन तो वही जानते हैं ना अभी तक। अब ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है, ये सब मैं आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन हुए हैं रेने दकार्ते, RENEDESKCARTES। तो ये क्या है बेटा, फ्रांस के थे ना, फ्रांसीसी, तो उनके यहाँ तो कुछ लेटर्स जो है वो साइलेंट रहते हैं। तो रेने दकार्ते हिंदी में बोलते हैं उनको। वो एक मैथमेटिशियन थे। जैसे कि न्यूटन ने वो खोज नहीं की थी गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटी की, इन्होंने इसकी खोज कर दी। किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कैसे कर दी? उन्होंने सोचा कि जैसे कि हर चीज़ का एक एड्रेस होता है, हम नंबर लाइन बनाते हैं, उसके ऊपर नंबर, वो रियल नंबर्स प्लॉट करते हैं, तो नंबर्स की भी एक पोजीशन होती है। तो मैं जिस बेड पे लेटा हूँ इसकी क्या पोजीशन है? तो वो इस तरीके से सोच रहे थे, है ना। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि ये जो अपना ग्लोब है ना, उसमें क्या है आपको पता है? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो जितने भी कंट्री हैं या आइलैंड्स हैं, उनकी उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रिस्पेक्ट में एक जगह है। हम बोलते नहीं है कि वो फलाना आइलैंड देशांतर रेखा से इतने दूर है, या उसके नॉर्थ में है, इसके साउथ में है। तो ईश्वर ने जो ग्लोब अपनी पृथ्वी बनाई है उसको भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नाम से डिवाइड कर दिया है, और उसके अकॉर्डिंग हर प्लेस की एक स्पेसिफिक पोजीशन हो गई है ना। तो ऐसे ही वो सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब जैसे मेरा बेड है वो कहाँ है, उसकी क्या पोजीशन है। तो उन्होंने क्या सोचा कि दो परपेंडिकुलर लाइंस बना देता हूँ। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रेखा, लंब रेखा, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, और उसके ऊपर मैं इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स बना देता हूँ, है ना। जैसे कि मैं इंचेस के हिसाब से ले लेती हूँ, क्योंकि आप तो सेंटीमीटर के हिसाब से लोगे जब भी इस तरह के सम्स करोगे। तो मैं अभी कार्टेशियन सिस्टम पूरा नहीं समझा रही हूँ, मैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी मैं शॉर्ट में आपको बेसिक्स बता रही हूँ कि ये चीज़ें सब आई कहाँ से। तो उन्होंने सोचा मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। अब मेरा बेड यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इसकी पोजीशन क्या बता सकता हूँ? 1 2 3, 3 इस तरफ चलना है, ये जो भी डायरेक्शन है अपना राइट हैंड साइड में ईस्ट वेस्ट वेस्ट पड़ेगा, और ये नॉर्थ हो गया। तो 1 2 2 नॉर्थ में और 3 वेस्ट में, तो 3 2 3 2 इसकी पोजीशन उन्होंने बैठे बैठे बनाई। 1 2 3 1 2 इस तरह से इसकी पोजीशन बन गई 3 2। तो अब मैं इजीली बता सकता हूँ कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं 3 2 पर बैठा हूँ। गॉट इट। तो इस तरह से पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, उसकी पोजीशन कैसे डिसाइड हो, इस बारे में उन्होंने विचार किया, और फिर उसको आगे बढ़ाते गए। कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो सब उसको बाद में नाम दिए गए। अपने यहाँ जो खुदाई में नहीं निकल रही है मोहनजोदड़ो सभ्यता और ये सब, वो इतनी एडवांस थी कि वहाँ आजकल जो स्मार्ट सिटी प्लान नहीं चल रहे हैं, पैरेलल रोड्स बन रही हैं। तो वहाँ तो ऑलरेडी जब वो खुदाई में निकल रहे हैं ना, तो हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे 10 गुना ज़्यादा एडवांस थे। वहाँ ऑलरेडी स्मार्ट सिटीज़ होते थे। वहाँ पर जो लाइंस होती थी ना, ऐसी रोड्स, वो सब ऐसी पैरेलल रोड्स होती थी। तो आपको कहीं भी जाना है, आपके लिए जाना या उसकी पोजीशन बताना कितना इजी हो जाता होगा। अच्छा, आपको ये 3 2 पे जाना है, ऐसा कीजिए, यहाँ से थर्ड, यहाँ से सेकंड, मतलब इसमें ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा था। अब बात ये है कि ये सिस्टम कहाँ बनेगा? तो जहाँ भी आपको चाहिए वो जगह थोड़ी देर के लिए आपका प्लेन बन जाती है। जैसे कि इस समय ये रजिस्टर मेरा प्लेन है। हाँ, व्हाट इज प्लेन एग्जैक्टली वो मैं आपको 12th क्लास में बताऊंगी, बट अभी जितना ज़रूरी है उतना सुन लीजिए। अगर मैं ये डायग्राम इस टेबल के ऊपर बना दूं तो ये टेबल मेरा प्लेन बन जाएगी। इन लोगों ने बुक में बनाया है तो इनका प्लेन बुक है, समझ गए। तो जो भी मेरे को पास प्लेन होगा वहाँ पर मैं दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाऊंगी, और उनको मैं इक्वल पार्ट्स में ऐसे और ऐसे यानी कि रो और कॉलम में डिवाइड कर दूंगी। क्लियर? तो हर पॉइंट की कोई ना कोई पोजीशन हो जाएगी। अब ये देखिए, ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस जो मैंने अभी अभी बनाई हैं वो ऐसी है, ठीक है।
तो अब जो पॉइंट की पोजीशन है वो इन लाइंस के हिसाब से है। क्या ये लाइंस थोड़ी सी ऐसे हो जाए लेकिन रहे परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, ये 90 ही रहे, लेकिन लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उस पॉइंट की पोजीशन इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए जो आप परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हो उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि ये है एक लाइन सिस्टम और मैं इसको थोड़ा सा पीछे खिसका दूँ ऐसे, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ऐसे ऊपर ले गए और ये यहाँ से देखिए इतनी है, इतनी ऊपर ले गए, यहाँ से इसको ऐसे टर्न कर दिया। तो अगर इस लाइन के लिए इसकी पोजीशन 3-2 थी तो इस लाइन के लिए 3-2 थोड़ी रहेगी, है ना। इस लाइन के लिए ये हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए इसके अंदर। तो जो भी पॉइंट की पोजीशन होती है उस पर्टिकुलर प्लेन में हमने परपेंडिकुलर लाइंस कैसे बनाई है, कहाँ बनाई है, उन पर डिपेंड करती है, ठीक है। वो कोई फिक्स नहीं होती है। एक बार क्या हुआ कि अकबर के दरबार में बीरबल से अकबर ने पूछा कि पूरी दुनिया का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल बोलते हैं कि महाराज इसमें क्या है, मैं तुरंत बता दूंगा, बताओ। आपको खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो गए वो, तो सिंहासन को लाए, बोले यहाँ रख दीजिए, रखवा दीजिए, मतलब यहाँ रख दिया, नहीं थोड़ा सा यहाँ, नहीं थोड़ा सा यहाँ, नहीं थोड़ा सा यहाँ। तो बड़ी देर बाद मेहनत करके फिर बोलते यहाँ है। तो अकबर बोले कि ऐसा कैसे कह सकते हो। बोले आप नाप के देख लीजिए। मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब कौन उस धरती के केंद्र को नापने जा रहा है। तो वही यहाँ पर है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम उस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर लाइंस यानी लंबवत रेखाएं बनाएंगे उनको बराबर बराबर खंडों में इधर और इधर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में बांट देंगे। उनके बाद उनकी जो हम ऐसी पैरेलल ग्रिड बना देंगे, जाली बना देंगे, है ना। उसके बाद हमारा पॉइंट जहाँ फिट हो जाए उसकी रीडिंग हम कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे काउंट करेंगे और वर्टिकल पे काउंट करेंगे और यहाँ पर A, B लगाकर लिख देंगे, समझे। जैसे कि ये समझो 1.5 आया है ना, 1.5 के करीब है और ये भी 1.5 के करीब है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे 1.5, 1.5 लग रहे हैं। तो ये A, B लगाने से इस पॉइंट की पोजीशन मुझे पता चल रही है, ठीक है। मेरी पोजीशन, मेरे घर का एड्रेस अलग तरह से आ रहा है, मेरी नाम, मेरी आइडेंटिटी अलग है, ऐसी पॉइंट की भी आइडेंटिटी है। तो वो पॉइंट हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर जब हम कॉमा लगा कर लिख देते हैं ना, जैसे कि मैंने A, B लिखा, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। और हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, ठीक बेटा। और अब ये कब हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बन जाएगा, कब हमारे पास एक्सिस आ जाएगी, वो हम अभी धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते बढ़ते बताएंगे। लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है ना, वो बहुत सिंपल है और जितनी जानकारी मैंने आपको दी वो सफिशिएंट है। उतनी जानकारी से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे एक्सरसाइज 3.1 के। तो ये रहा, How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? अब मेरे पास ये टेबल है, आपको दिख रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, इस टेबल पर मैंने ये लैंप भी रख रखा है। इस लैंप की पोजीशन, अचानक कोई व्यक्ति मेरे पास आए और पूछे कि ये लैंप की पोजीशन क्या है, तो मैं कैसे बताऊंगी। ये मेरे से वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ दूँ। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो इसके लिए क्या आप मुझे जवाब देंगे। ये देखिए, मैं ये रजिस्टर हटाती हूँ तो आपको ये टेबल दिखेगी, टेबल दिख रही है। इस टेबल पर लैंप की जगह समझो मैंने ये एक फेविकोल की शीशी है, ये रख दिया, ये लैंप है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। तो इसकी पोजीशन जो मैंने अभी आपको तरीका बताया उसके हिसाब से आप कैसे बताएंगे। देखिए, ये जो टेबल है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, आपको इसकी एज दिखेगी, ये दिख रही है एज। तो ये एक हो गई क्षैतिज रेखा, एक हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन पर बराबर बराबर दूरी पर पॉइंट्स बना दिए, ठीक। और उनको फिर मैंने चाहो तो उसको ग्रिड बना लो, आपकी चॉइस है, नहीं तो मैंने ऐसे ही नाप लिया। जैसे कि मेरे हिसाब से ये आ रहा है 12 पे, तो यहाँ से तो इसकी डिस्टेंस हो गई 12, यहाँ से नहीं, मतलब ये डिस्टेंस 12 हो गई,
इधर से इधर तक ये 12 पे आ रहा है, और जब मैं इधर से नाप रही हूँ तो ये आ रहा है 7 पे, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई 12,7। समझे? जो हॉरिजॉन्टल पर आएगा वो पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ से इसकी दूरी 12 आई, और जब मैंने ऐसे नापी तो ये ऐसे नाप ली मैंने, तो ये 7 आई। तो इसकी ये लैंप है थोड़ी देर के लिए आपका, हाँ, तो इसका जो पोजीशन हुआ, पोजीशन क्या माना जाएगा 12,7। जो क्षैतिज रेखा पर आएगा वो पहले, और जो ऊपर आएगा वो बाद में। बोलो आया समझ में? तो अब इस चीज़ को कोई थर्ड पर्सन आपके सामने आता है तो आप उसे कैसे समझाओगे, मैं इसको आपको बोलकर बता चुकी हूँ, और इसके आंसर में बहुत प्रॉपर वे में इन्होंने लिखा है, वो मैं पढ़कर सुना रही हूँ। देखो इन्होंने टेबल बनाई, लैंप लगाया, यहाँ से बनाया, यहाँ से कितनी दूरी पर आया 25, और यहाँ से 30, ऐसे करके इस पॉइंट का उन्होंने पॉइंट बना दिए, वो कोऑर्डिनेट्स बना दिए, ये 25, ये 30। तो हॉरिजॉन्टल वाला यानी कि लंबी वाली रेखा 25 है, 30 है, और ये 25 है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 30,25। तो और अगर इसको मान लो आप बेस, और अपने टेबल का जो वो है व्यू, इधर आप बैठ जाओ, आप इधर बैठ गए तो ये आपका बेस लाइन हो गई, और ये परपेंडिकुलर वाली हो गई। तो आप इसको 25, 30 कह सकते हो। अगर आप यहाँ बैठे हो तो ये 25, 30 है, और यहाँ बैठ के बना रहे हो तो ये 30, 25 है। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, हाँ 25, 30 आएगा जब मैं यहाँ बैठूंगी, और जब मैं यहाँ बैठूंगी तो 30, 25। अभी क्लियर है? ठीक है, यहाँ बैठेंगे तो 30, 25, और यहाँ बैठेंगे तो 25, 30। ठीक, तो इसकी पोजीशन हमारे बैठने पर भी डिपेंड करती है। क्लियर? अब इन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। लैंप को एक बिंदु मान लीजिए, और मेज को एक समतल, मेज को एक समतल, लैंप को एक बिंदु मान लीजिए, और मेज को एक समतल यानी प्लेन। मेज का कोई भी 2 लंब कोर लीजिए, बड़े कोर से लैंप की दूरी नाप लीजिए, मान लीजिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो यह पूरा दिया हुआ है। अब छोटे कोर से लैंप की दूरी नापिए, और मान लीजिए यह दूरी 30 सेंटीमीटर है। जिस क्रम में आपने लैंप रखा है उसके अनुसार उसकी स्थिति को 30-25 या 25-30 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छा हम आपको क्या बताएंगे, बोलकर बताना था वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है ज़रूरी नहीं है आप 25, 30 ले, है ना, आप 4-5 ले लो, आप 7-8 ले लो, आप 15-20 ले लो, जो चाहे ले लो। कंसिडर द लैंप एज अ पॉइंट एंड टेबल एज अ प्लेन। Choose any 2 perpendicular edges of the table. Measure the distance of the lamp from the longer edge. Suppose it is 25 centimeter. Again measure the distance of the lamp from the shorter edge, and suppose it is 30 centimeter. You can write the position of the lamp as 30-25 or 25-30 depending on the order you fix. आप कहाँ बैठ कर ले रहे हो उस पर ये डिपेंड करेगा। Now come to the second question. Here is the second question. सड़क योजना। देखिए मैंने आपको बताया था ना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे लगता है आने वाली है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। इसके बाद कह रहे हैं, इतना बड़ा सवाल है ना, और इसका जब सॉल्यूशन देखोगे ना तो आपको हंसी आएगी। अरे बस इतना सही। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब हम इस क्रॉस स्ट्रीट को 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जाता है। स्ट्रीट्स होना चाहिए, स्ट्रीटों लिखा है। चलिए ठीक है, या इंग्लिश में देखिए, स्ट्रीट प्लान दिख रहा है ये, एक सेकेंड, हाँ आप अच्छे से देखिएगा। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city.
These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meters, draw a model of the city on your notebook. Represent the road streets by a single line. मतलब ये नहीं कि आप रोड बनाने बैठ जाओ, उनके आसपास लैंप लगाने बैठ जाओ, लाइन बना देना, वो समझ जाएंगे कि ये रोड है. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and other in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2-5. मतलब नॉर्थ साउथ वाली दूसरी है और ईस्ट वेस्ट वाली 5वीं है. नॉर्थ साउथ वाली पहले ले रहे हैं, ठीक, और ईस्ट वेस्ट वाली बाद में, तो उसको 2-5 बोल रहे हैं. यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4-3, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3-4. देखिए कितना सिंपल है ये देखिए, Here is the scale. सबसे पहले उनका जो शहर है, सिटी है, उसके सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से 2 रोड्स परपेंडिकुलर जा रही हैं. तो ये पहली रोड है. ये कौन से डायरेक्शन है बेटा? ये है नॉर्थ और ये है साउथ, है ना, उत्तर दक्षिण. और अब यहाँ से लेते हैं. तो चलिए इसको ईस्ट ले लेते हैं. मुझे लगता है ये ईस्ट लेना ठीक रहेगा. ये ईस्ट, ये वेस्ट, पूर्व और ये पश्चिम. इस प्रकार मैंने बना लिया. ये उस शहर के सेंटर से होकर 2 रोड्स जा रही हैं. क्लियर? अब वो कह रहे हैं 5-5 रोड्स और हैं. 5 रोड्स इसके पैरेलल हैं और 5 रोड्स इसके पैरेलल हैं. गॉट इट? समझ में आया? तो ये जो सेंटर वाली है ना, इनको मैं थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ. ऐसे थोड़ा सा इसको थिक कर दिया. तो ये अलग से दिखेंगे कि ये मेन रोड्स हैं. बाकी को हम सिंगल लाइन करेंगे तो वो दिखेंगे कि ये उसके पैरेलल वाली है. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये आपका कितनी 5 बोली है ना, तो 1 2 3 ऊपर ले लेते हैं. चलिए ये एक हो गई फर्स्ट रोड, इसका नाम रख दिया 1. इसके बाद ये मैंने ले ली है सेकेंड रोड, ये हो गई आपकी सेकेंड वाली. फिर मैंने ये ले ली है थर्ड, ये रोड हो गई तीसरी, थर्ड हो गई. ये तो मेन है, इसको काउंट नहीं करना. फिर और 2 और है, अभी 5 होनी चाहिए टोटल. ऊपर नीचे उन्होंने बोला नहीं था तो 3 ऊपर ले ली, 2 नीचे ले लेते हैं. तो ये हो गई आपकी 5 रोड्स कंप्लीट. ठीक बेटा? तो ये आपकी 4th हो गई और ये हो गई आपकी 5th. ठीक. इसके बाद 5 ही यहाँ से लेनी है. अब यहाँ एक गैप थोड़ा सा अच्छा सा बना लूँ जिससे कि बहुत बुरी ना दिखें. चलिए 2-2 सेंटीमीटर का बना लेते हैं. ऐसे ले लेते हैं. हाँ, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट रोड, ये हो गई फर्स्ट, और ये हो गई सेकंड. नंबर डाल दूँ 1 2. फिर अरे जगह थोड़ी कम बची भैया, आप बिल्कुल नाप के बनाना. ये थोड़ा सा डिस्टेंस की प्रॉब्लम लग रही है मुझे. ये थर्ड रोड हो गई. और अभी यहाँ पर भी मुझे 2 और चाहिए, तो 1 और ये 1 ऐसे लिया. तो ये आपकी हो गई 4th रोड. और ये हो गई 5th रोड. तो इस तरह से अब ये आपकी 5-5 रोड, 3 4 5, ऐसे ही 5-5 रोड हो गई. अब उन्होंने क्या कहा था कि अगर नॉर्थ वाली दूसरी है, नॉर्थ वाली, तो ये दूसरी है नॉर्थ वाली. देखिए आपको ये नॉर्थ वाली उन्होंने बोला दूसरी, और ये जो वाली है ईस्ट वेस्ट वाली ये 5वीं, तो ये 5. तो इनके हिसाब से 2-5 कहाँ आया? यहाँ आया. आप बोलो, आपको समझ में आई मेरी बात? उन्होंने क्या कहा? दूसरी आपको कौन सी लेनी है? नॉर्थ साउथ वाली लेनी है. और 5वीं कौन सी लेनी है? ईस्ट वेस्ट वाली. तो ये मेरी दूसरी थी नॉर्थ वेस्ट वाली और नॉर्थ साउथ वाली बाबा. और ये कौन सी है? ईस्ट वेस्ट वाली. तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया? 2-5. ये तो इन्होंने दिया हुआ था. मुझे कौन से प्लॉट करने हैं? मुझे एक तो प्लॉट करना है 4-3 और दूसरा प्लॉट करना है 3-4. 4-3 एंड 3-4. तो 4 कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ साउथ वाला. तो नॉर्थ साउथ वाला 4th लाइन ये रही, देखिए आपको, ये रही 4th वाली. और इसके साथ मुझे 3rd चाहिए यहाँ से.
ईस्ट वेस्ट वाली, तो ये हो गया। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? 4, 3। जो उन्होंने बोला वो हमने किया। सेकंड पॉइंट क्या है? 3, 4। तो 3 नॉर्थ साउथ वाली ये वाली हो गई ना, 3 दिख रही है आपको, और फोर्थ ये, तो ये रही फोर्थ। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3, 4। गॉट इट। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बताया है कि आपको अगर किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो आप क्या करोगे। अब हम बिल्कुल मैथमेटिकल वे में कार्टेशियन सिस्टम, एक्सिस, ये वो, क्वाड्रेंट, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा आपको, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ज्योमेट्री आपकी चलनी है बेटा। अगर आप मैथ्स लेते हो तो क्लास 12th तक तो एटलीस्ट चलनी है स्कूल लाइफ में, है ना। तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और बहुत ईजी है। ओके बेटा, गुड बाय, जय हिंद।